1.325 किलो न्यूटन है, तो यहाँ पे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमको एच निकालना है, डेंसिटी वाटर की 1000 होती है और जी की वैल्यू। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या एग्जाम में आया था आपका। उससे पहले आपको ये बता दूं कि आपसे एग्जाम में फ्लोटिंग बॉडी की, ये आपका होता है वेलोसिटी हेड और ये आपका होता है पोटेंशियल हेड, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं आपको कुछ मीटर से 150 मीटर और हाई हेड का रेंज होता है आपका 150 से 2000 मीटर, ठीक है। अब मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टरबाइन एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हम इम्पल्स टरबाइन की बात करें फ्रेंड, जो आपकी इम्पल्स टरबाइन होती है, वहां पे जो इनलेट ऑफ टरबाइन इज द एनर्जी अवेलेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकिंस टॉक। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका 2016 फर्स्ट शिफ्ट मैकेनिकल का यूपीआई विनर पेपर का सेट नंबर 4। सेट नंबर 1 to 3 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आपको उस वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40। अगर फ्रेंड्स आपको इस वीडियो का इस प्रेजेंटेशन का पीपीटी चाहिए तो फ्रेंड्स आपको इसके लिए हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे मेरे चैनल के बगल में एक मेंबरशिप को ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, आप वहां पर जाकर लेवल 2 वाली मेंबरशिप वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको आपके जीमेल आईडी पे इस पीपीटी का पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। तो क्वेश्चन नंबर 31 आपके एग्जाम में आया था। एंड आइडियल फ्लूइड इज, आइडियल फ्लूइड हमारा क्या होता है? विस्कस होता है, वन विच ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये होता है, या यूजफुल होता है, या फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका डी वाला से हो जाएगा कि हमारा आइडियल फ्लूइड जो होता है वो आपका फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कुछ आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज के बारे में, तो फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में इन्हीं प्रॉपर्टीज से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। तो ये फ्रेंड्स आइडियल फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो पहली क्या है? इट इज इनकम्प्रेसिबल। तो हमारा आइडियल फ्लूइड जो होता है वो हमारा इनकम्प्रेसिबल होता है। इसका मतलब हमारा डेंसिटी जो होती है हमारे आइडियल फ्लूइड की वो हमारी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो इसका जो फ्लो होता है फ्रेंड्स वो आपका इज रोटेशनल होता है, मतलब इट्स फ्लो इज रोटेशनल। इसका फ्लो हमारा जो है इज रोटेशनल होता है। उसका मतलब क्या है? इट्स फ्लो इज स्मूथ एंड नो टर्बुलेंस इन द फ्लो, मतलब फ्लो में कोई भी टर्बुलेंस नहीं होता और उसका फ्लो जो है हमारा स्मूथ होता है। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की तो क्या है? इट इज नॉन विस्कस, मतलब ये नॉन विस्कस होता है। इसका मतलब there is no internal friction in the flow and hence the fluid has no viscosity। तो फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है आपका आइडियल फ्लूइड से रिलेटेड और हर बार एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन रिपीट करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेल्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम, मतलब वाटर कॉलम के टर्म्स में आपसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू पूछ रहा है। तो फ्रेंड इसको हम देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। आप सभी को मालूम है कि आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या होती है? आपका होता है 101.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम बोल सकते हैं किलो पास्कल। तो फ्रेंड्स आप सभी को याद होगा तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा प्रेशर निकालने का? एच रो जी। तो यहाँ पे हमसे एच की वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ से हमसे जो है इन टर्म्स ऑफ हाइट पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना मीटर, तो इन टर्म्स ऑफ हाइट पूछ रहा है। तो 101.325 किलो न्यूटन है, तो यहाँ पे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमको एच निकालना है, डेंसिटी वाटर की 1000 होती है और जी की वैल्यू हमारी 9.81 होती है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे एच के लिए, जब एच के लिए हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 10.3 मीटर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका डी वाला से हो जाएगा 10.3, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या एग्जाम में आया था आपका। 33 आपके एग्जाम में आया था विच टू फोर्सेज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फ्लोटिंग बॉडी, मतलब फ्लोटिंग बॉडी में कौन से दो इंपॉर्टेंट फोर्स होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें फ्लोटिंग बॉडी की, मान लीजिए आपका वाटर सरफेस है, ये आपका वाटर सरफेस और यहाँ पे कोई बॉडी फ्लोट कर रही है। तो पहला फोर्स तो फ्रेंड्स इसका मास, मतलब इसका वेट आपका नीचे काम करेगा जिसको हम बोलेंगे ग्रेविटी फोर्स की वजह से, ठीक है। और दूसरा फ्रेंड इस पे बायोवेंसी फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा, उसको हम बोलते हैं बायोवेंसी फोर्स, ठीक है। तो अगर हम इसकी डिफिनीशन देखें फ्रेंड्स तो क्या बोलता है? एनी फ्लोटिंग बॉडी इज सब्जेक्टेड बाय टू अपोजिंग वर्टिकल फोर्स। देखिए एक नीचे वर्टिकल फोर्स लग रहा है और एक ऊपर वर्टिकल फोर्स लगा, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। पहला क्या है? वेट डब्ल्यू डाउनवर्ड और दूसरा आपका बायोन फोर्स अपवर्ड। तो ये आपका हो गया वेट डब्ल्यू डाउनवर्ड और दूसरा हो गया आपका बायोन फोर्स अपवर्ड, मतलब ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या दिया हुआ है आपको? बायोंसी और ग्रेविटी। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या एग्जाम में आया था आपका। उससे पहले आपको ये बता दूं कि आपसे एग्जाम में फ्लोटिंग बॉडी की स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहला आपका 3 इसमें इक्विलिब्रियम बनता है, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अगर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करेगा तो एम आपका होता है बॉडी में मेटासेंट्रिक, एक आपका होता है मेटा सेंटर। ठीक है, इसको हम जो है एम से लिखते हैं। तो आपसे एकदम वन लाइनर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछता है इफ द पॉइंट एम इज एबव जी, अगर एम का पॉइंट हमारा जी से ऊपर है। ठीक है, अगर हमारा एम जो है जी से ऊपर है तो उसमें उस समय बॉडी में कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, तो उस समय बॉडी में जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, दूसरा पूछ सकता है इफ द एम इज बिलो जी, अगर हमारा एम जो है वो जी के नीचे है। ठीक है, तो उस केस में हमारा जो इक्विलिब्रियम बनता है वो हमारा बनता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर बोल देगा कि हमारा एम और जी दोनों एक ही पॉइंट पे हैं तो उस केस में जो हमारा बनता है इक्विलिब्रियम वो हमारा होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। वही नीचे मैंने लिखा हुआ, लेकिन नीचे जो है इसका टर्म चेंज हो गया है। देखिए क्या बोला, एम इज एबव जी, जब हमारा एम जी के ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं स्टेबल। कभी कभी आपसे ये पूछ लेगा जीएम इज ग्रेटर देन जीरो, जो हमारा जीएम की वैल्यू जीरो से बड़ी होती है तो उस केस में हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है कि अनस्टेबल। तो फ्रेंड जब भी हमारा जी एम की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है या फिर हमारा एम जो है जी के ऊपर होता है उस केस में हमारा बनता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब हमारा एम और जी दोनों एक ही पॉइंट पे होता है, मतलब हमारा जी एम की वैल्यू जीरो होती है, तो उस केस में बनता है हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर हम बात करें जीएम लेस देन जीरो, मतलब एम जो है हमारा जी के नीचे है। ठीक है, तो उस केस में जो बनता है हमारा वो हमारा बनता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आई होप आपको इससे 4-5 क्वेश्चन आप एग्जाम में इजीली सॉल्व कर लेंगे। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनता है। अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी की बात करें तो इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। तो हमारा देखिए अगला क्वेश्चन क्या आया था। क्वेश्चन आया था द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन इमर्ज्ड सरफेस इज, मतलब देखिए कोई बॉडी आपकी, ये आपकी कोई बॉडी है जो आपकी बॉडी वाटर में इमर्स की गई है। ठीक है, ये आपका वाटर लेवल है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका होता है सीओजी। ठीक है, ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है और ये आपका होता है सेंटर ऑफ प्रेशर। तो हमेशा जो है सेंटर ऑफ प्रेशर वाला पॉइंट जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे होता है। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ प्रेशर जो हमारी इमर्स्ड बॉडी होती है उसका सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पे होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर होता है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे होता है। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा आपका जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे आपका सेंटर ऑफ प्रेशर होता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है जेई में। वो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, देखिए क्वेश्चन आया था आपका द पॉइंट इन द इमर्स्ड बॉडी थ्रू विद द रिजल्टेंट प्रेशर ऑन द लिक्विड मे बी टेकन टू एक्ट, मतलब आपका दो पॉइंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ प्रेशर, और एक आपका होता है मान लेते हैं सेंटर ऑफ डायवेंसी। तो हम जो अपना रिजल्टेंट प्रेशर लेते हैं वो किस पॉइंट से लेते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा हम सेंटर ऑफ प्रेशर से हम अपना रिजल्टेंट प्रेशर को नापते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी वाला से हो जाएगा, सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका एग्जाम में क्या आया था। क्वेश्चन पूछा था बर्नौलीज थ्योरम डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, मतलब जो आपका बर्नौली का सिद्धांत है वो किस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन पे काम करता है, एनर्जी के, मोमेंटम के, मास के या हाइड्रोलिक प्रेशर। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स आपका बर्नौली का थ्योरम है जो आपका वो आपका एनर्जी के कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है। अगर हम बात करें बर्नौलीज की इक्वेशन की तो आपकी बर्नौली इक्वेशन जो होती है पी बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई टू जी प्लस एच। तो इसको हम जो ये अपना कॉन्स्टेंट होता है तो हम दो पॉइंट के बीच में डिस्कस करते हैं तो ये आपका H1 इक्वल टू H2 हो जाता है, मतलब 0.1 इक्वल टू 0.2। और ये आपका होता है प्रेशर हेड, ये आपका होता है वेलोसिटी हेड और ये आपका होता है पोटेंशियल हेड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। उससे पहले मैं आपको कुछ बर्नौली इक्वेशन, जो बर्नौली हमारी थ्योरम होती है उससे कुछ 10 इंपॉर्टेंट एजम्पशंस एक्सप्लेन कर देता हूँ जो हर बार एग्जाम में पूछता है कि इसमें से कौन सा बर्नौली का एग्जाम्पशन है या इसमें से कौन सा बर्नौली का एग्जाम्पशन नहीं है। ठीक है, पहला है वेलोसिटी। देखिए इसके बाहर बर्नौली थ्योरम से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आपके मैक्सिमम 10 एजम्पशंस माने गए हैं बर्नौली थ्योरम में। इसको आप पढ़ लेंगे तो आपका अगर बर्नौली के एग्जाम्पशन से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे वो क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, पहला क्या है, वेलोसिटी हमारी यूनिफॉर्म होती है, दूसरा फ्लो हमारा यूनिफॉर्म होता है, तीसरा फ्लो हमारा स्टेडी होता है, चौथा फ्लो हमारा इरोटेशनल होता है, पांचवा फ्लो हमारा इनकम्प्रेसिबल होता है, सिक्स पॉइंट क्या है, फ्लो इज कॉज्ड ओनली बाई ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन द फ्लो, फ्लो में कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है। आठवां पॉइंट है
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन द कर्व पाथ इज नेग्लेक्टेड, कर्व पाथ में हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसिडर नहीं करते हैं। नाइन्थ पॉइंट आपका क्या है फ्रेंड? नाइन्थ पॉइंट है फिक्शनल एज वेल एज विस्कस ड्रैग फोर्सेस आर आल्सो नेग्लेक्टेड, मतलब जितने भी आपके एक्सटर्नल फोर्सेस है वो सब अभी हम बर्नौली के थ्योरम में निगलेक्ट कर देते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है? लिक्विड फ्लो इन ए कंटिन्यूअस स्ट्रीम, जो वहाँ लिक्विड का फ्लो होता है कंटिन्यूअस स्ट्रीम में होता है। तो ये आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट बर्नौली थ्योरम के जंक्शंस है। इसको आपने अगर याद कर लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन बर्नौली थ्योरम के जंक्शन से आएगा तो आपसे मिस नहीं होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 आपका एग्जाम में क्या आया था? क्वेश्चन नंबर 36 पूछा था आपसे, फॉलिंग ड्रॉप वाटर बिकम्स स्फेरिकल। देखिए जो आपकी वाटर ड्रॉप गिरती है तो वो स्फेरिकल का शेप क्यों ले लेती है? फ्रेंड ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी की वजह से ये आपका स्फेरिकल शेप ले लेती है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका डी वाला से हो जाएगा, सरफेस टेंशन। कई बार आपसे एग्जाम में सरफेस टेंशन का फॉर्मूला पूछ लेगा, तो आप ध्यान रखिएगा जो आपका सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है वो आपका होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये आपका जो होता है सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या एग्जाम में आया था? 37 आया था आपका, एक करंट मीटर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट। हम करंट मीटर का इस्तेमाल इसलिए, तो फ्रेंड मैं अभी आप लोगों के लिए 150 प्लस, आप लोगों के लिए एक 150 प्लस जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसका एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। उसके बाद जो आपके 200 क्वेश्चंस आए थे, 200 प्लस आपके लास्ट एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे एई, जेई, गेट और ईएससी में, वो अपलोड करूंगा। तो अगर आप ये दोनों वीडियोस देख लेते हैं तो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं होगा। ठीक है, तो मैं वहाँ पे हर एक इंस्ट्रूमेंट को एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, तो वहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिलेगी उस वीडियोस में। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे? क्वेश्चन पूछा था करंट मीटर का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं? तो ध्यान रखिएगा हम करंट मीटर का इस्तेमाल फ्रेंड्स हम वेलोसिटी को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या आया था? सर ये आपका क्वेश्चन था कि कैविटेशन इज कॉज्ड बाय, हमारा कैविटेशन क्यों होता है? तो फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स आपका कैविटेशन। फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कैविटेशन और वाटर हैमर। तो फ्रेंड दोनों से क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है। मैंने लास्ट वीडियोज में वाटर हैमर को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ और कैविटेशन को भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, बट यहाँ पे फिर मैं आपको एक बार कैविटेशन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो क्या पूछता है? कैविटेशन इज कॉज्ड बाय, कैविटेशन हमारा क्यों होता है? हाई वेलोसिटी की वजह से, लो बैरोमेट्रिक प्रेशर की वजह से, या हाई प्रेशर या लो प्रेशर। तो फ्रेंड आपका कैविटेशन जो होता है उसका मेन रीजन होता है आपका लो प्रेशर की वजह से आपका यहाँ पे कैविटेशन का फिनोमिनन अकर होता है। तो फिर अगर मैं आपको कैविटेशन की डिफिनीशन बताऊं या और इफेक्ट बताऊं कि कैविटेशन की डिफिनीशन क्या होती है और कैविटेशन का इफेक्ट क्या होता है, तो देखिए क्या होता है। कैविटेशन इज द फिनोमिनन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल्स। ठीक है, आपका जो कैविटेशन क्या होता है ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कैविटेशन क्या होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कैविटेशन एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें हमारा वेपर बबल्स का फॉर्मेशन होता है बहते हुए लिक्विड में। ठीक है, हमारा कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है उसमें हमारा किसी एक रीजन में वेपर बबल्स का फॉर्मेशन होता है, बट उस रीजन में आपका वेपर बबल्स का फॉर्मेशन आखिर क्यों होता है? क्यों होता है? जहां पे हमारा प्रेशर है, द प्रेशर ऑफ द लिक्विड फॉल्स बिलो द वेपर प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, जब हमारा वहां पे जो किसी एक रीजन में हमारा जब प्रेशर, लिक्विड का प्रेशर वहां के फ्लूइड के वेपर प्रेशर से नीचे गिर जाता है, उस केस में हमारा बहते हुए लिक्विड में वेपर बबल्स का फॉर्मेशन होता है। उसके कारण क्या होता है? सडन कोलैप्सिंग ऑफ दीज बबल्स इन द रीजन ऑफ हायर प्रेशर। ठीक है, ये जो जब वो हमारा फ्लूइड हाई प्रेशर में जाता है तो वहां पे इन सभी बबल्स का जो है कोलैप्स होता है, जिससे हमारा क्या होता है? कैविटेशन का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। और ये क्या होता है? कैविटेशन स्टार्ट्स ओनली व्हेन द प्रेशर ऑफ लिक्विड फॉल्स बिलो द वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। कैविटेशन हमारा कब होता है? जब हमारा कैविटेशन जब हमारा कब होता है? जब हमारा लिक्विड का प्रेशर वेपर प्रेशर से नीचे आ जाता है, उस केस में हमारा जो है कैविटेशन का होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारा कैविटेशन का फिनोमिना लो प्रेशर पे होता है। ठीक है, और ये कहाँ होता है? देखिए द हाइड्रोलिक मशीन सब्जेक्टेड टू कैविटेशन आर रिएक्शन टर्बाइन एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो हमारा जो कैविटेशन का फिनोमिना होता है वो आपका रिएक्शन टर्बाइन और सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ कैविटेशन, कि आपका कैविटेशन का क्या इफेक्ट होता है, तो फ्रेंड्स ये जो है आपका जो हमारी सरफेस होती है, जो हमारी मेटल की सरफेस होती है वो उसको डैमेज कर देता है और वहां पे गड्ढे बना देता है। तो पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, द मेटेलिक सरफेस आर डैमेज एंड कैविटीज आर फॉर्म। तो मतलब
हमारी मेटेलिक की सरफेस भी डैमेज हो जाती है और वहां पे हमारी कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है। क्यों होता है? ड्यू टू सडन कोलैप्स ऑफ वेपर बबल, कंसिडरेबल नॉइज एंड वाइब्रेशन वहां पे होता है, इसीलिए जो है हमारा वहां पे सरफेस जो है डैमेज हो जाता है। ठीक है, इससे हमारी जो है टरबाइन की और सेंट्रीफ्यूगल पंप की इफिशियंसी भी धीमे धीमे डाउन होने लगती है ड्यू टू कैविटेशन। तो हमें इसको अवॉइड करना रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कैविटेशन बिगिंस व्हेन, कैविटेशन हमारा कब होता है? तो देखिए मैंने अभी आपको लास्ट में एक्सप्लेन किया ना, तो उसी से रिलेटेड आपसे एग्जाम पूछता है कि हमारा कैविटेशन कब होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब द प्रेशर फॉल्स बिलो इट्स वेपर प्रेशर एंड सडन बस्टिंग ऑफ द बबल इन हाई प्रेशर। जो जब हमारा हमारा लिक्विड का प्रेशर उस लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है और जब वो हाई प्रेशर जोन में जाता है तो वहां पे जो बबल्स बनते हैं उनका बस्टिंग होता है, इसीलिए हमारा जो है कैविटेशन का फिनोमिना हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। क्वेश्चन क्या आया था आपसे? क्वेश्चन पूछा था कि फ्रांसिस टरबाइन हमारी कौन सी टरबाइन होती है? ध्यान रखिएगा, हमारी फ्रांसिस टरबाइन जो होती है वो इनवॉल्व फ्लो रिएक्शन टरबाइन होती है। और अभी आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ आखिर ये इनवॉल्व फ्लो रिएक्शन टरबाइन होती क्या है। उससे पहले मैं आपको जो मेन क्वेश्चंस आते हैं टरबाइन से वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आपसे टरबाइन में हाई हेड टरबाइन, मीडियम हेड टरबाइन और लो हेड टरबाइन के बारे में पूछता है। आपसे पूछता है कि इनका रेंज क्या है, और ये जो एक आपको टरबाइन दे देगा और बोलेगा ये हमारी कौन सी टरबाइन है, हाई हेड टरबाइन है, मीडियम हेड टरबाइन है या लो हेड टरबाइन। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी हमारी टरबाइन का हेड 150 मीटर से 2000 मीटर जाता है तो ये हमारी होती है हाई हेड टरबाइन, और इसका एग्जाम्पल है आपका पेल्टन व्हील टरबाइन। ठीक है, और मीडियम टरबाइन की बात करें तो जब भी आपका 30 मीटर से 150 मीटर आपकी हेड होता है उसको हम बोलते हैं मीडियम हेड टरबाइन, और इसका एग्जाम्पल आपका है फ्रांसिस टरबाइन। ठीक है, अगर हम बात करें लो हेड टरबाइन की, तो जिसका हेड फैन 30 मीटर से लेस होता है उसको हम बोलते हैं अपनी लो हेड टरबाइन, और इसका आपका एग्जांपल होता है कपलन टरबाइन। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, कभी भी आपसे अगर ये पूछता है कि हाई हेड टरबाइन कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा हाई हेड टरबाइन आपकी पेल्टन व्हील टरबाइन है, मीडियम टरबाइन आपकी फ्रांसिस टरबाइन है, और लो हेड टरबाइन आपकी कपलन टरबाइन है। और लो हेड का रेंज होता है लेस देन 30 मीटर, मीडियम हेड का रेंज होता है 30 मीटर से 150 मीटर, और हाई हेड का रेंज होता है आपका 150 से 2000 मीटर। ठीक है, अब मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टरबाइन एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हम इम्पल्स टरबाइन की बात करें फ्रेंड, तो आपकी इम्पल्स टरबाइन होती है, वहां पे जो इनलेट ऑफ टरबाइन इज द एनर्जी अवेलेबल इज ओनली काइनेटिक एनर्जी। जिस टरबाइन के इनलेट पे ओनली काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल होती है उस टरबाइन को हम बोलते हैं इम्पल्स टरबाइन, और इसका एग्जाम्पल है आपका पेल्टन व्हील टरबाइन। तो हम आप ध्यान रखिएगा, पेल्टन व्हील टरबाइन एक इम्पल्स टरबाइन है, और इम्पल्स टरबाइन का मतलब जहां पे इनलेट पे आपकी काइनेटिक एनर्जी की अवेलेबिलिटी हो। अगर हम बात करें फ्रेंड रिएक्शन टरबाइन की, तो रिएक्शन टरबाइन क्या होता है? इफ एट द इनलेट ऑफ टरबाइन, मतलब टरबाइन के इनलेट पे द वाटर पॉजेस काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज प्रेशर एनर्जी। तो जहां पे टरबाइन के इनलेट पे वाटर में काइनेटिक एनर्जी भी होगी और प्रेशर एनर्जी भी होगी, तो उस टरबाइन को हम बोलते हैं रिएक्शन टरबाइन। और इस टरबाइन का बेस्ट एग्जांपल आपका है फ्रांसिस टरबाइन और कपलन टरबाइन। हर बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रांसिस टरबाइन आपकी कौन सी टरबाइन है, तो ध्यान रखिएगा फ्रांसिस और कपलन दोनों आपकी जो है रिएक्शन टरबाइन है, और इसका मतलब ये होता है कि आपके टरबाइन के इनलेट पे काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों का वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन की, तो फ्रेंड टेंजेंशियल मतलब ये आपकी टरबाइन है और वाटर आपके यहाँ पे टेंजेंट में स्ट्राइक कर रहा है, तो ये आपकी टरबाइन होती है पेल्टन व्हील टरबाइन। यहाँ पे व्हील्स, यहाँ पे आपके स्मॉल स्मॉल बकेट्स लगे होते हैं। मैंने किसी वीडियो में ऑलरेडी इसके डायमेंशंस को भी एक्सप्लेन किया हुआ है, जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा आपको ऑलरेडी सबके डायमेंशंस याद हो गए होंगे। ठीक है, देखिए टेंजेंशियल मतलब क्या होता है? वाटर स्ट्राइक द रनर इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। तो जहाँ पे आपका रनर के डायरेक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन में वाटर स्ट्राइक करता है तो वो आपकी होती है टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, और इसका एग्जाम्पल है आपका पेल्टन व्हील टरबाइन। अगर हम बात करें अगले टरबाइन की, तो आपकी होती है रेडियल फ्लो टरबाइन, जहाँ पे आपका जो वाटर है वो रेडियली डायरेक्शन में स्ट्राइक करता है टरबाइन में, और ये आपके दो प्रकार की होती हैं। पहली आपकी होती है इनवर्ड फ्लो टरबाइन और दूसरी आपकी होती है आउटवर्ड फ्लो टरबाइन। ठीक है, इनवर्ड मतलब क्या होता है? द फ्लो इज इनवर्ड फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर, मतलब सेंटर की ओर जाता है हमारा, तो ये होता है हमारा इनवर्ड फ्लो टरबाइन। और आउटवर्ड मतलब सेंटर से हमारा वाटर पेरीफेरी की तरफ आता है, तो इसको हम बोलते हैं आउटवर्ड फ्लो टरबाइन। इनवर्ड का एग्जाम्पल आपका है ओल्ड फ्रांसिस टरबाइन, और आउटवर्ड का एग्जाम्पल आपका है फोरनेरॉन टरबाइन। फोरनेरॉन टरबाइन
आपका आउटवर्ड फ्लो टरबाइन का एग्जांपल है। ठीक है, अगर हम बात करें फ्रेंड्स एक्सियल टरबाइन की, तो एक्सियल मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ वाटर इज इन डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, मतलब शाफ्ट के एक्सिस के डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन वाटर फ्लो करता है, उसको हम बोलते हैं एक्सियल फ्लो टरबाइन। और इस टरबाइन का बेस्ट एग्जांपल आपका है कपलन टरबाइन और पॉपुलर टरबाइन। तो फ्रेंड्स आपको मैंने हर एक टाइप्स की टरबाइन को एक्सप्लेन कर दिया है, इससे बाहर आपका एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं बन सकता है। तो आई होप आपको अभी सब याद हो गया होगा, आपसे कुछ नहीं मिस होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपका एग्जाम में आया था, अगला क्वेश्चन आया था द पर्पज ऑफ सर्ज टैंक। फ्रेंड अब सर्ज टैंक क्या होता है, तो मान लीजिए ये आपका है रिजर्वायर, ये आपका है रिजर्वायर, यहाँ से आपका पाइपलाइन आती है और ये आपकी है टरबाइन, ये आपकी है टरबाइन। तो यहाँ पे हम एक सर्ज टैंक लगाते हैं, यहाँ पे हम जो है सर्ज टैंक लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका वाल्व होता है। मान लीजिए कि आपने इस वाल्व को अचानक बंद किया और पानी यहाँ से लगातार आ रहा है, तो वो पानी पाइप में इकट्ठा ना होने पाए, तो वो पानी जो जगह लेके सर्ज टैंक में भर जाता है। तो ये आपका हो गया सर्ज टैंक। अगर हम सर्ज टैंक की बात करें तो क्या होता है हमारा, ए सर्ज टैंक और सर्ज चैम्बर इज अ डिवाइस इंट्रोड्यूस्ड विद इन ए हाइड्रो पावर वाटर कन्वेयंस सिस्टम having a rather long pressure conduit to absorb the excess pressure rise in case of sudden valve closure। मतलब वही है, जब हम यहाँ पे सडन वाल्व को क्लोज करेंगे तो यहाँ पे जिस प्रेशर से पानी आएगा उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करते हुए पानी हमारा जो है सर्ज टैंक में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे हम वाटर हैमर से बचने के लिए सर्ज टैंक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे टैंक नहीं होगा तो यहाँ पे हाई प्रेशर वेव क्रिएट होगी, जिससे हमारा वाटर हैमर का फिनोमिना होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, टू रिलीव द प्रेशर ड्यू टू वाटर हैमर। ठीक है, तो वाटर हैमर से बचने के लिए हम सर्ज टैंक का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं आपको सर्ज टैंक को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं तो हमारा देखिए क्या होता है, इन केस द अमाउंट ऑफ वाटर इज सडनली रिड्यूस्ड और स्टॉप्ड बाय द गवर्नर मैकेनिक। ठीक है, मतलब हमने मान लीजिए अचानक अपने वाल्व को बंद कर दिया, उस केस में क्या होगा, वाटर जो है बहुत ही हाई वेलोसिटी में आता है और प्रेशर चेंज होता है, तो उसके कारण हमारा जो है पाइपलाइन में टर्बुलेंस क्रिएट होगा और हमारे उसमें पाइप में वाटर हैमर का फिनोमेना देखने को मिलता है। इसी को हम सेव करने के लिए जो है सर्ज टैंक का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें फ्रेंड कि सर्ज टैंक के आपकी मेन फंक्शन क्या है, तो पहला फंक्शन क्या है, जब भी हमारा लोड डिक्रीज होगा तो वाटर जो है सर्ज टैंक से अपना जाएगा उसमें। अगर जब भी हमारा लोड इंक्रीज होगा तो जो एडिशनल सप्लाई होती है हमारी, वो हमारी सर्ज टैंक में चली जाएगी। मान लीजिए हमारी टरबाइन है और टरबाइन में हमको लोड कम लग रहा है, ठीक है, लोड डिक्रीज करे तो हमें वाटर की क्वांटिटी कम चाहिए होगी, तो पाइपलाइन में जो यहाँ से पानी लगातार आएगा तो उस पानी को ये सर्ज टैंक में भेज देगा। लेकिन जब हमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होगी, मतलब हमारा लोड इंक्रीज कर रहा होगा, उस समय हमें एडिशनल वाटर चाहिए रहता है, तो हमारा सर्ज टैंक से वाटर हमारा वापस इसमें जाता है। आई होप यहाँ पे आपको अब सर्ज टैंक का भी वाटर हैमर का भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, आप कुछ अच्छा सीखने को मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितने भी आपके दोस्त हैं उन तक वीडियो शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको सेट नंबर 5 एक्सप्लेन करूंगा, क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 50 हम वहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।